नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक नारा खूब चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। उसका परिणाम भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गया। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के भी रहे, जहां दावा तो किया जा रहा था कि यहां करीब 60 लाख भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो भाजपा की रणनीति बनाने वालों को भी खासी परेशानी हुई होगी। वह हैरान करने वाली बात यह थी कि जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उससे कहीं ज्यादा कम भाजपा को वोट मिले और कुल सीटें मिली 15। 90 में से जो 15 सीटें आई, ये अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे खराब परिणाम भारतीय जनता पार्टी का रहा। हार के इस सदमे के बावजूद चंद महीने में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो परिणाम ठीक उलट हो गए। 11 में से 9 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीत ली। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि भाजपा या उसकी नीतियों से मतदाताओं को ज्यादा ऐतराज नहीं था। विधानसभा में जिस तरह के परिणाम आए, तब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि विधानसभा के मुद्दे कुछ और होते हैं, लोकसभा के मुद्दे कुछ और होते हैं। यह कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए विधानसभा में और लोकसभा के, उसमें इतना बड़ा अंतर जाहिर करता था मामला विचारधारा का नहीं बल्कि चेहरे का है, करतूतों का है। जिस तरह से 15 साल की सत्ता रही और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा का अपना जमीनी कार्यकर्ता आक्रोशित रहा, परेशान रहा, उपेक्षित रहा, उसका परिणाम 2018 में भाजपा को देखने को मिला। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व भी शायद यह मान के चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास करने लायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से नए प्रयोग किए जा रहे हैं, 21 प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव के करीब 2.5 महीना पहले ही कर दी गई है। इस नवाचार से अब कांग्रेस के रणनीतिकार परेशान हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि जो 21 नाम घोषित किए गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही है, लेकिन इनमें से 9 सीटें ऐसी बताई जा रही है जब प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए तो वहां उनकी जीत की संभावना प्रबल हो गई है। अभी फिलहाल प्रत्याशियों के चयन को लेकर जिस तरह से फूक फूक कर कदम उठाए जा रहे हैं, वो सबक मिला था भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से, जहां भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से बलात्कार के आरोप लगे, उसका परिणाम भी भाजपा को भुगतना पड़ा। यही कारण है कि भाजपा की ओर से, खासकर टीम अमित शाह की ओर से, जिन लोगों को इस काम में लगाया गया है, बेहद गोपनीय तरीके से संभावित प्रत्याशियों के स्कूल एजुकेशन से लेकर उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और समाज में उनकी पकड़ के अलावा जीत की संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है। पानठेले से लेकर सैलून तक लगातार पूछताछ चल रही है। हर उस व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जिसकी समाज में पकड़ है, जो प्रबुद्ध है, विषय को जानता है। ऐसे लोगों के अलावा हाट बाजार सभी जगह ऐसी जगह से जानकारियां जुटाई जा रही है जहां से संभावित प्रत्याशी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा सके। दरअसल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। छत्तीसगढ़ हर हाल में जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ का महत्व मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है। भले राजनीतिक लिहाज से मध्य प्रदेश का महत्व ज्यादा हो, लेकिन संसाधनों के लिहाज से जिस तरह से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मदद मिलती रही है, उसे हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकार तोड़ना चाहेंगे। संसाधनों के लिहाज से संपन्न छत्तीसगढ़ के लिए लालच तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी हो रहा है। तभी रायपुर की एक सभा में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी आए और उन्होंने एक बार फिर यहाँ जिस तरह से फ्री वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ते के अलावा महिलाओं को 1,000 देने का जो चुनावी लालच दिया, उसे उन्होंने गारंटी का नाम देते हुए 10वीं गारंटी के लिए अपना मुंह बंद कर लिया और कहा कि अगली बार जब आऊंगा और किसान और आदिवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा, जिसे वो गारंटी बता रहे हैं, दे करके जाएंगे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये फ्री वाली पॉलिटिक्स सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से भी तैयार की जा रही है। जिस तरह से राजस्थान में 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है और बाकायदा सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर वाले विज्ञापन को भी
खूब प्रसारित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर ये विज्ञापन खूब चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही दबाव छत्तीसगढ़ में भी है, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा पर भी दबाव है। लोग लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि धान का समर्थन मूल्य और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वही धान है जिसने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब दावा किया जा रहा था कि पूरे भारत में कहीं भी 25 रुपए क्विंटल धान की कीमत नहीं थी। अब जब एमएसपी का मूल्य बढ़ गया है तो परिस्थिति वश छत्तीसगढ़ में भी 28 रुपए धान की कीमत दी जा रही है। अब आगे आगे जिस तरह से चुनावी मौसम परवान चढ़ेगा तो एमपी के लिए दावा किया जा रहा है कि रक्षाबंधन में शायद वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपए की घोषणा कर सकते हैं, या जो अभी 1,000 रुपए दे रहे हैं इसमें कुछ राशि बढ़ाएंगे। वैसे हालात छत्तीसगढ़ के भी हैं, जहां से उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर सकती है। तो वहां देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कौन से और सौगातों का पिटारा प्रस्तुत करती है। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी तो इसका परिणाम पूरे देश भर में कांग्रेस के लिए संसाधनों की कमी के साथ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा की ओर से खुद नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को कांग्रेस का एटीएम बताया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर कई बार ऐतराज जताया जा चुका है। अपने आरोपों के समर्थन में भाजपा की ओर से राज्य सरकार के ऊपर जिस तरह से घोटालेबाजी के लगातार आरोप लगाए गए, कभी कोल स्कैम तो कभी शराब घोटाला और यहाँ तक गोबर घोटाले का मुद्दा भी विधानसभा में उठाकर जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, वहां से एक बदली सी भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक अंदाज में खुद को महसूस कर सकी। ऐसे आरोपों में एक है कोल स्कैम का मामला, जहां ईडी की ओर से जो न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए उसमें दावा किया गया है कि 550 करोड़ की वसूली सिर्फ 2 साल में की गई है। प्रति टन कोयले का 25 रुपए लिया जाता था। अभी हाल में ही ईडी की ओर से जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है उसमें कांग्रेस के 2 विधायक भिलाई के देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ के चंद्रदेव राय का भी नाम शामिल किया गया है, और ऐसे ही कांग्रेस के कई अन्य नेताओं का भी इसमें नाम है। 2 आईएएस अधिकारी इस मामले में जेल में हैं। कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये तो बात सिर्फ कोल स्कैम की हुई। ऐसे अन्य मामलों को लेकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से आक्रामक अंदाज से हमला किया जा रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। राज्य सरकार की ओर से जो नई नई योजनाएं प्रस्तुत की गई और खुद को साबित करने की कोशिश की गई, उसके विरुद्ध भाजपा ने जिस तरह से आरोप लगाया है और जिस तरह से तथ्यों को पेश किया है, स्वाभाविक रूप से इसका असर खासकर ग्रामीण अंचल में भी देखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, जनता पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुकी है। अब लोग प्रश्न करते हैं, प्रतिप्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि जब आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। ऐसे ही संदेहास्पद हालात को उत्पन्न करते हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वहां कुछ नई चीजें भी देखने को मिल रही है, और वो नया कुछ है तो वो है भाजपा का नया प्रयोग, जहां भाजपा ने 21 कैंडिडेट को जो पहले ही घोषित किया है। वहां पाटन की वो सीट जहां से सांसद विजय बघेल को सीएम भूपेश बघेल के विरुद्ध उतारा गया है, इस सीट के अलावा किसी एक सीट की और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है खरसिया की सीट। उम्मीद की जा रही थी कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राजनीति में आए युवा आईएएस ओपी चौधरी को यहां से टिकट मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसके लिए आगे की योजना तैयार की है, कुछ बड़ा करने का मन बनाया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि भाजपा ने ओपी चौधरी में भविष्य की कुछ बड़ी संभावनाएं बना रखी है। हालांकि चर्चा है कि वो चंद्रपुर या रायगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन वो प्रदेश के महासचिव हैं और जिस तरह से वो भाजपा की ओर से एक पढ़ा लिखा युवा चेहरा बनकर सरकार के ऊपर आक्रमण करते हैं, खासकर सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर जिस तरह से हुंकार भरते हैं, उसका प्रतिकार कांग्रेस की ओर से नहीं आना यह दर्शाता है कि ओपी चौधरी को लेकर कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम उठा रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने संभवतः पहली बार उनका नाम लेकर उन्हें टिकट नहीं देने पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। आप सीएम भूपेश बघेल की उस भाव भंगिमा का अध्ययन कर सकते हैं जो उन्होंने खुद अपनी सोशल साइट में पोस्ट की है। 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया।
तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के द्वारा चुनाव से बहुत पहले जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम को घोषित करने की रणनीति अपनाई है, वह नया प्रयोग या बदलाव सफल या असफल होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लागू कैसे किया जा रहा है और उसे लागू करने वाले कौन लोग हैं, किन लोगों के हाथों में इसकी कमान दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस नए प्रयोग की सुबुगाहट करीब 2 साल पहले से ही सुनाई देने लगी थी, जब 1 और 2 सितंबर 2021 को बस्तर के जगदलपुर में चिंतन बैठक हुई थी, जो बस्तर चिंतन बैठक के नाम से काफी चर्चित रही थी। तब भाजपा की प्रभारी थी डी पुरेंदेश्वरी। उन्होंने इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में हस्तक्षेप करने वाले मालदार अरबपति नेता गौरी शंकर अग्रवाल, जो कसडोल विधानसभा में करोड़ों रुपए खर्चा करने के बावजूद करीब 50,000 वोटों से चुनाव हार चुके थे, पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, उन्हें इस बैठक से बाहर कर दिया। तब वो पार्टी के कोषाध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद में थे। इतना ही नहीं बल्कि 2 अन्य पुराने मंत्री राजेश मूणत, जो बस्तर की चिंतन बैठक की पूरी तैयारी में लगे हुए थे, आमतौर पर इसी तरह की व्यवस्था में लगे रहते हैं, उन्हें भी इस बैठक से बाहर कर दिया। इसके अलावा कभी छत्तीसगढ़ भाजपा के पितामह कहे जाने वाले लखीराम अग्रवाल के पुत्र और 15 साल तक मंत्री रहे अमर अग्रवाल, इन्हें भी इस बैठक से बाहर कर दिया। यानी 2 अग्रवाल समाज के और एक जैन समाज के नेता को जिस तरह से बस्तर चिंतन बैठक से बाहर किया गया, वहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई, जो संगठन के काम का वही इस बैठक में रहेगा, बाकी लोग दूसरे कामों के लिए हैं, व्यवस्था संभाले, धन प्रबंधन और दूसरी बातों को देखें। हालांकि डी पुरेंदेश्वरी की उस योजना को आगे परवान नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि तब भी भारतीय जनता पार्टी में एक लॉबी हावी थी। मजबूरन डी पुरेंदेश्वरी की बदली हो गई। डी पुरेंदेश्वरी की जगह उनसे भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली ओम प्रकाश माथुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद बदली सी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नए लोगों को मौका देने की कोशिश की, उसकी परिणति अभी जमीन पर साफ तौर पर नजर आ रही है, जिससे अब योजना बनाने और योजना को लागू करने की जमीनी हकीकत को भी महसूस किया जा रहा है। खास करके बदली हुई भारतीय जनता पार्टी में जातिगत समीकरणों को जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से जो 21 सीटें डिक्लेयर की गई है, उसमें 10 अनुसूचित जनजाति के अलावा 5 अनुसूचित जाति और 5 महिलाओं को जगह दी गई है और 1 खाली सामान्य सीट को जगह दी गई है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 21 में से 10 सामान्य सीटें थी, बावजूद इसके सामान्य वर्ग के 1 प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा गया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसी तरह से जातिगत समीकरणों पर खासा ध्यान देने वाली है। ऐसी और भी सीटें हैं जहां से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी आते हैं। 90 में से कुल 29 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, 10 अनुसूचित जाति की सीटें हैं। इस तरह से इन 39 सीटों के अलावा अनेक जगहों पर ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग के साफ सुथरे प्रत्याशियों को, नए प्रत्याशियों को लाने की कवायद की जा रही है। जिस तरह से 3 से 4 चरणों का सर्वे हो रहा है, प्रत्याशियों को जांचा परखा जा रहा है। उस प्रक्रिया में साफ सुथरे होने का जब सर्टिफिकेट मिलेगा तभी प्रत्याशी बनाया जाएगा। भाजपा की ऐसी रणनीति को समझते हुए कांग्रेस की ओर से आनंद फानन में चुनाव संचालन संबंधी 7 कमेटियां बनानी पड़ी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को भी दिल्ली से फौरन आकर बैठक लेनी पड़ी। हमारे पास जो ताजा जानकारी उसके अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की ओर से भी अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी की एक सभा छत्तीसगढ़ में करवाई जा रही है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का युद्ध किस तरह से केंद्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाला है, किस तरह से और नए नए प्रयोग होने वाले हैं, इस पर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है। खासकर पाटन की वो सीट जहां से सीएम भूपेश बघेल के लिए कुछ परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि उनके आगे उनके भतीजे विजय बघेल ने तो अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाचा भतीजे में हुए अब तक 3 आमने सामने के चुनावी युद्ध में 2 बार चाचा जीते हैं और 1 बार भतीजा जीता है। यहाँ जीत का अंतर कभी भी 9,500 वोटों से ज्यादा का नहीं रहा है। इसलिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अब तक
रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद विजय बघेल ताल ठोककर मैदान में खड़े हैं। पाटन विधानसभा के जातिगत गुणागणित को हम आगे के अंक में प्रस्तुत करेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए लगातार राष्ट्रबोध का यह जनमंच आपको जागरूक करता है। हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति के माध्यम से साफ सुथरे लोग देश और समाज की सेवा में आगे आए, वरना हमेशा की तरह बुरे लोग राजनीति और सिस्टम में हावी रहेंगे, जिससे राजनीति को बदनाम किया जाता रहेगा। हमारा एक बार फिर कहना है, राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।